कलाओं की इस बैठक में आपका एक बार फिर स्वागत है। कला रसिकों, क्या आज हम एक ऐसे दौर में नहीं आ गए हैं जब सार्थक को हाशिए पर धकेलकर सतही चीजें खुद को सार्थक कहलाने का भ्रम रचने में लगी हैं? क्या यह उस स्थिति से भी अधिक खतरनाक नहीं है जब प्रतियोगिता के दौर में गुणवत्ता को प्राथमिकता न देने की बाजार की अपील थी? क्या सब कुछ इतनी चालाकी और सुनियोजित तरीके से नहीं हो रहा है कि बार बार हमें अपनी परख पर शक होने लगता है कि इसमें ही कुछ कमी आ चुकी है? क्या ये संभव है कि सार्थक को एक हद तक बहिष्कृत कर एक छद्म कला संसार रचा जा सके? समय बता रहा है कि ये असंभव नहीं। जहां एक ओर सार्थक कला अभिव्यक्तियों से समाज की दूरी बढ़ रही है और उन्हें बाजार के दबावों से जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कला गतिविधियां भी हो रही हैं और खूब हो रही हैं। सरोकार हाशिए पर आ गए हैं और प्रेमचंद को याद करते हुए कहें तो हम फिर महफिल सजाने लगे हैं। ऐसे कठिन समय में वे कौन लोग हैं और कहाँ हैं जिन्हें इस फर्क को बताने समझाने का काम करना चाहिए था? क्या वे लोग भी उनके साथ खड़े हो गए हैं? और अगर वे मौन हैं तो भी तो अपराधी हैं। कला गतिविधियों की सूचनाएं और चित्र तो दिखते हैं, लेकिन इनकी श्रेष्ठता और सरोकार को परखने के लिए जिस निकष की जरूरत है वह कहीं खो गया लगता है, या उसने इस चकमक में खुद को कहीं छुपा लिया है। कलावंत की पहली कड़ी को आपका जो प्यार मिला है, आपने जिस प्रकार उसे सराहा है, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम एक नई कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। कलावंत के इस अंक में सबसे पहले हम आपको बरेली ले चलेंगे, जहां पेशे से आर्थोपेडिक चिकित्सक ने रंगमंच की अनूठी महफिल सजा रखी है। विंडरमेयर की यह ऐसी महफिल है जिसमें हर रंगकर्मी शरीक होना चाहता है। इसकी गतिविधियों और सफर पर कलावंत की नजर। जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी प्रताड़ना, जीवन यानी आवारागर्दी, जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी नशा, जीवन यानी ऐसा कुछ जो सब कुछ, या कुछ ऐसा जो कुछ भी नहीं। माय लॉर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती है, इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन जीवन मर, जीवन की जांच पड़ताल करके इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्यों मगर? अपने काम में कोई कोर कसर की है मैंने? यूं तो विंडरमेयर इंग्लैंड में एक झील है, लेकिन बरेली में ये एक ऐसे थिएटर का नाम है जिसने नगर के सांस्कृतिक सूखे में खुद को गतिविधियों से भर रखा है। जब कला आयोजनों के स्थान का संकट बढ़ता जा रहा है, महंगे प्रेक्षागृहों का खर्च उठा पाना मुश्किल हो रहा है, विंडरमेयर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली में एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र है जो करीब 200 लोगों को एक साथ रंगमंचीय गतिविधियां दिखाने के लिए मुफीद है। रंगमंच के वार्षिक समारोह के अतिरिक्त यहां आमंत्रित नाट्य संस्थाओं की प्रस्तुतियां और अपने रंग मंडल के नाटक नियमित तौर पर होते हैं। विंडरमेयर कई मायनों में रंगमंच से जुड़े देश के दूसरे प्रयासों से भिन्न है। ये पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह की परिकल्पना है, जिन्हें साहित्य से लगाव तो आरंभ से ही था, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ मित्रों के साथ वक्त बिताने के बाद रंगमंच से ऐसा गहरा लगाव हुआ कि उन्होंने अपने निजी प्रयासों से बरेली में रंगमंच से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर दी। पहले आईएमए में नाट्य प्रस्तुतियां
और समारोह किए। बाद में विंडरमेयर की स्थापना की। विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल में हम लोग काफी साल से जा रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी इंडियन एंसेम्बल का जो सबसे पहला हमें जो आमंत्रण मिला था फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए, वो कई साल पहले विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल में ही था। हम लोग ट्रेडमिल नाटक लेके गए थे। तब से अब तक हमारी जो पूरी यात्रा रही है उसमें हम काफी बार इस फेस्टिवल में गए हैं और दुनिया में कई फेस्टिवल्स में जाने का हमें मौका मिला है, पर हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि विंडरमेयर ने हमें बार बार बुलाया है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग है। एक घर की बात है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसकी रूपरेखा, जिसका ढांचा एक बहुत बड़े थिएटर फेस्टिवल का है, पर जिसकी खातिरदारी, जिसका अपनापन वो अभी तक एक छोटे परिवार की तरह है। और ये बहुत मुश्किल है काम कि एक घर का प्यार, उसके साथ एक बड़े फेस्टिवल की कल्पना। हमने अपने लगभग सब नाटक बरेली में परफॉर्म किए हैं। तो ये अपने आप में कमाल की चीज है कि कोई भी थिएटर ग्रुप जो मुंबई में काम करता है वो बरेली जैसे शहर में जा करके अपने सारे नाटक परफॉर्म करवाए, और कई नाटक तो 2 या 3 बार भी हुए हैं। ये जो उपलब्धि है ये सिर्फ विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल बरेली की वजह से है। D4 ड्रामा का इमोशनल कनेक्ट है, बिकॉज जब से विंडरमेयर बना है हम लोग वहां आकर के परफॉर्म करते हैं। इस अत्याधुनिक सभागार की स्थापना को 1 दशक से अधिक समय हो चला है। ब्रजेश्वर सिंह का इंग्लैंड में फेलोशिप के दौरान विंडरमेयर झील के आसपास रहना हुआ, तो उसकी यादों को इस प्रकार एक रूप दे दिया। उनका पेशा, उनका अस्पताल, उनका घर और रंगमंच से जुड़े उनके कार्य कुछ इस तरह आपस में रचे बसे हैं कि उन्होंने घर की जरूरतों को ही सीमित करते हुए घर की दूसरी और तीसरी मंजिल को अत्याधुनिक सभागार में बदल दिया है। मैं दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर में काम कर रहा था 1997 से 2000 के बीच में। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे नाटक, खास करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के देखे। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वालों से मुझे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और लगभग मुझे हफ्ते में 2-3 दिन जाने का वहाँ मौका मिलता था। उस दौरान उनके डिप्लोमा प्रोडक्शंस, रिपोर्टरी के प्रोडक्शंस, तब बहुत सारे थिएटर जो है रविंद्र भवन में होते थे, और जो मेरा पसंदीदा थिएटर था वो बहुमुख था, जिसमें चारों दिशाओं में जो है ऑडियंस बैठ सकती थी। न्यूट्रल स्पेस का, इंटीमेट स्पेस का थिएटर था। तो मैं कल्पना करता था कभी काश मेरे पास भी एक ऐसा थिएटर होता। तो मैं 2000 में बरेली आ गया और उसके बाद मैं लगभग, आप समझिए, 2006-07 तक मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और साथ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ही मदद से नाटक महोत्सव का सिलसिला शुरू हुआ। घासीराम कोतवाल और राम नाम सत्य है, ये नाटक दोनों आए। रिपोर्टरी रंगमंडल के, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रिपोर्टरी थी, रंगमंडल के 2 ये नाटक आए। और उसके बाद से लगातार थिएटर फेस्टिवल होने लगा। ये पहले हम लोग IMA के ऑडिटोरियम में करते थे। तो IMA के ऑडिटोरियम में हमें हमेशा एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती थी। हालांकि मुझे बहुत कंसेशन मिलता था, हम लोग को 25% पर ऑडिटोरियम मिल जाता था, लेकिन वो भी अमाउंट मेरे लिए बहुत था, क्योंकि बहुत सारे शोज होते थे फेस्टिवल में। एक फेस्टिवल तो 13 दिन का हुआ। अब आप सोचिए 13 दिन के लिए ऑडिटोरियम बुक करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। खैर, मैंने वो उसके लिए सोचा कि मेरे जब घर की जगह ली मैंने, तो मुझे लगा कि 2013 में, तो मुझे लगा क्यों ना वो ब्लैक बॉक्स ऑडिटोरियम की कल्पना जो मैंने की थी उसको साकार कर लिया जाए। और मैंने घर के ऊपर अपना ऑडिटोरियम बना लिया, और वो बहुत पॉपुलर ऑडिटोरियम है बरेली का। मतलब उसको विंडरमेयर थिएटर, और अब तो पूरे भारतवर्ष में उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से आते हैं, बहुत प्यार से नाटक करते हैं। बहुत सुंदर नाटकों का मंचन हुआ है। और तो इस विंडरमेयर ऑडिटोरियम की 2013 में प्रहलाद सिंह टिप्पणिया, अरुंधति नाग और दीपक त्रिवेदी, जो एक उस समय के मेरे बहुत प्रिय ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, जिनका बहुत बड़ा रोल है विंडरमेयर थिएटर के लिए, तो वो
ये तीनों लोगों ने उसको इनॉग्रेट किया और टिप्पणिया जी की आवाज से ये ऑडिटोरियम शुरू हुआ। नाटकों का सिलसिला चलता रहा। मकरंद देशपांडे ने सरला किया और मल्लिका प्रसाद ने हिडन साइट इन प्लेन करके एक नाटक किया। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सुंदर अवसर था और उसके बाद से फिर लगातार नाटकों का सिलसिला चलने लगा, थिएटर फेस्टिवल होने लगा। तो एक विंडमेयर स्पेस एक बहुत लोकप्रिय स्पेस हो गया बरेली में और पूरे देश में, और लोग बहुत प्यार से आते हैं यहाँ पर। विंडरमेयर और उनकी रंग विनायक नाट्य संस्था के कई रंगकर्मी और कार्यकर्ता उनके अपने अस्पताल के ही लोग हैं। वे अपने पेशे और रंगमंच के प्रति समर्पण के लिए समय को कुछ इस प्रकार बांटते हैं। दिन में ओपीडी, शाम को रंगमंच और रात में ऑपरेशन। उन्हें प्रायः प्रतिदिन 8-10 ऑपरेशन करने होते हैं। ओपीडी ऑपरेशन, शहर से बाहर की यात्राओं के बीच विंडमेयर के लिए समय निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब जो चीज जिससे आप प्यार करते हो तो उसके लिए समय निकालने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि अपने आप समय निकल आता है। बरेली के बाजार में गिरा झुमका अब तक पता नहीं किसी को मिला या नहीं, लेकिन रंगमंच के प्रेमियों को विंडरमेयर के माध्यम से देश भर की चुनिंदा नाट्य प्रस्तुतियों को देखने का अवसर जरूर मिल रहा है। विंडरमेयर उन्हें समय समय पर अपने आयोजनों से चुनिंदा नाटकों का आस्वाद कराता रहता है। इसके कारण बरेली के लोगों को नाटकों की आदत लग चुकी है। इस ब्लैक बॉक्स थिएटर में हालांकि 200 लोगों के बैठने की ही व्यवस्था है, लेकिन नाटकों का आकर्षण ऐसा है कि टिकट लेकर दर्शक पहले ही पहुंचकर प्रतीक्षा करते हैं और बैठने की जगह कम पड़ जाने पर जमीन पर गद्दा बिछाकर बैठने की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे लोग सीट के बगल की सीढ़ियों पर भी जगह तलाश लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक शहर में थिएटर दर्शक, रंगमंच के दर्शक बनते देखे हैं। शुरुआती दौर में जब हम काम करते थे तो लोग टिकट लेने से हिचकिचाते थे। उन्हें लगता था कि रंगमंच पास लेके देखा जाए तभी ठीक है, कौन खर्च करे। और अब जब हम जाते हैं तो दर्शक गर्व से टिकट लेकर के आते हैं और नाटक देखते हैं। जितने तरह के पूरे देश भर के नाटक विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल में हुए हैं, और ये डॉक्टर ब्रिजेश्वर का इनिशिएटिव है और उस शहर की कामयाबी है कि पूरे देश भर से जो नाटक हैं वो बरेली जैसे शहर में आके परफॉर्म किए जाएं। बहुत बड़े बड़े कलाकार गए हैं वहां परफॉर्म करने के लिए और बहुत बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स गए हैं और कमाल के नाटक वहां हुए हैं। मुझे भी कुछ नाटक वहां देखने के मौके मिले हैं, क्योंकि कुछ नाटक मैं मुंबई में देख पाता हूं। वो नाटक उस फेस्टिवल के दौरान मुझे देखने के मौके मिले हैं। विंडरमेयर में दिग्गज रंग कर्मियों का अक्सर आगमन रहता है। M.K. रैना, रंजीत कपूर, उषा गांगुली, संजय उपाध्याय, संजना कपूर, कुलभूषण खरबंदा, रघुवीर यादव, वीरेंद्र सक्सेना, सीमा विश्वास, यशपाल शर्मा, मानव कौल, मकरंद देशपांडे, हेमा सिंह और कुमुद मिश्र सहित रंगमंच और फिल्मों के कई प्रमुख लोग विंडरमेयर में नाट्य प्रस्तुतियां कर चुके हैं। कि यहाँ पर जब बाहर से नाटक मंगाए जा रहे थे और हम उन नाटकों को देखने गए जो हमारे सर ने बुलाए थे, तो हमें तो बड़ा ऐसा हो गया कि अरे यार कितना बढ़िया नाटक हो रहा है, मतलब क्या बात है। ऐसा तो नाटक हमने कभी बरेली में देखा नहीं, यानी कि बरेली में कैसे नाटकों को देखा जाए, मतलब वो बात तो हमें वहां से पता लगी। तो मेरे लिए सभी दिग्गज हैं और मैंने बताया ना, मकरंद देशपांडे, मल्लिका प्रसाद से ये नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ। अभिषेक मजुमदार के प्लेस, मानव कौल के प्लेस, कुमुद मिश्रा के प्लेस, डी फॉर ड्रामा के प्लेस, ये सब जो है मतलब ये दिग्गज कह सकते हैं इनको दिग्गज, लेकिन बहुत सारे अनामिका तिवारी, इप्सिता चक्रवर्ती, अजीत सिंह पालावत, अभिषेक पंडित, सुनील शानबाग और वर्जीनिया रॉड्रिक्स,
तो मतलब नाम जो लगभग लोग थिएटर कर रहे हैं उसमें 80-90% लोग तो मेरे ख्याल से जो बम्बई के और बैंगलोर के, कलकत्ता के अनुभव फतेहपुरिया और कुलभूषण खरबंदा, आत्मकथा किया था उन्होंने, चेतना जालान, तो बहुत सारे लोग हैं। दिग्गजों के नाम तो नहीं बता सकता मैं, बहुत बहुत नाम है। और सुशील शर्मा, वीना शर्मा, इन सब ने नाटक किए हैं। अमितेश आए इस जगह पर, और तो मुझे लगता है कि दिनेश खन्ना, मैंने ऐसे नाम तो मुझे अब एकदम से बहुत सारे हो जाएंगे। रेपेट्री में जब था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में, तो पहली बार मैं बरेली गया था परफॉर्म करने, और तब से लेके अभी तक एक कलाकार के रूप में, साथ ही साथ एक व्यक्तिगत इंसान के रूप में भी डॉक्टर साहब से, विंडरमेयर से, बरेली से एक आत्मिक लगाव, जुड़ाव मिल रहा है। शायद एक कलाकार को जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके का भाव चाहिए, वो डॉक्टर साहब की वजह से पूरे बरेली में प्रेषित हो रहा है। परंपरा और आधुनिकता का मेल विंडरमेयर में दिखता है। विंडरमेयर के नाटक जहां प्रयोगों से लबरेज होते हैं और उनमें आधुनिक दृष्टि के साथ साथ नए नए विषय होते हैं, वहीं विंडरमेयर में हर साल होने वाली रामलीला भी काफी लोकप्रिय रही है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के अतिरिक्त राधे श्याम कथावाचक, सरदार यशवंत सिंह, छम्मी राम ढोंडियाल की रचनाओं को शामिल किया गया है और उत्तराखंड की रामलीला से प्रभाव ग्रहण किए गए हैं। रामलीला करने का विचार भी डॉक्टर सिंह को दिल्ली की संगीतमय रामलीला देखकर आया था। हालांकि ये रामलीला भी प्रभावपूर्ण संगीत, कुशल अभिनय के साथ ही तकनीकी का भी सुंदर समावेश करती है। विंडरमेयर के प्रतिभाशाली अभिनेता दानिश अहमद खान इसमें राम बनते हैं। रामलीला का अनुभव मेरे लिए हमेशा एक बहुत अलग सा और बहुत खूबसूरत एहसास है वो, क्योंकि रामलीला एक ऐसा टाइम होता है रामलीला का, जब हम लोग रामलीला करते हैं तो एक उसका ऑरा होता है। एक साल पूरा इंतज़ार करते हैं रामलीला का, और उसके बाद रामलीला आती है, तो जो पूरे एक साल का इंतज़ार होता है, एक होता है ना, बेचैनी सी रहती है कि रामलीला कब आएगी, रामलीला कब आएगी। और जब वो आती है तो उसमें इतनी खूबसूरती से पूरी टीम, हमारी पूरी की पूरी टीम, और डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह के साथ ही जो सारे बैक स्टेज में सारे लोग लगे रहते हैं, वो सारे लोग इतने, उस दिन लगता है कि हमारे घर में कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर कोई भी एक साथ छोड़ेगा तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो रामलीला सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो रावण का जो चरित्र था उससे मुझे बहुत अच्छी पहचान मिली और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को। और फिर मुझे अपने काम की इंटेंसिटी पता लगी तब जब एक बच्चा था जो उसके माँ बाप उसे फोटो खिंचाने के लिए ला रहे थे और वो डर के मारे भाग गया और रोने लगा मुझे देखकर। तो मैंने कहा यार ये ऐसा क्या किया मैंने। रंगमंच की गतिविधियों से लगातार जुड़े डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह लिखने का भी समय निकाल लेते हैं। इन एंड आउट ऑफ थिएटर और नेक्स्ट पेशेंट प्लीज उनकी किताबें हैं। पेल्डिन और जिंदगी जरा सी है उनके लिखे नाटक हैं। कला उन्नयन के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। जो मैं श्रम करता हूँ और मुझे लगता है एक पैशन में जो है वो लग जाता है, तो इसलिए मुझे कभी कुछ खलता नहीं है। तो डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने जो काम किया है हिंदुस्तान के थिएटर के लिए वो सराहनीय है, और मैं जरूर तहे दिल से चाहूंगा कि विंडरमेयर फेस्टिवल हमेशा हमेशा और तरक्की करे और बहुत सारे लोगों को इसमें जुड़ने का मौका। बहुत कमाल की जगह है, ब्यूटीफुल स्पेस, सुंदर स्पेस है, इंटीमेट स्पेस है, परफॉर्म करने में आनंद आता है। और दर्शक जो बनाए गए हैं इतने सालों में, इतने खूबसूरत नाटकों का इतना कमाल विश्लेषण करते हैं, आनंद लेते हैं, उसके लिए डॉक्टर ब्रजेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और बरेली शहर को बहुत बहुत धन्यवाद।
बरेली से आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। सांस्कृतिक नगर पुणे के ज्योत्सना भोले सभागार में नृत्य का एक अलग समारोह हुआ है। युवा नृत्यांगनाओं में नृत्य संयोजन की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ कथक नृत्यांगना शमा भाटे प्रतिवर्ष मैडम मेनका कोरियोग्राफी मूवमेंट का आयोजन करती हैं। देश भर से विभिन्न नृत्य शैलियों में आए आवेदनों से चुनिंदा प्रस्तुतियां होती हैं, जिनके कलाकारों को विशेषज्ञ समिति के सवालों से भी रूबरू होना होता है। इसी 2 दिवसीय समारोह पर एक रपट। किसी को याद करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक लोकप्रिय तरीका यह है कि हम उसके चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तथा उसके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हैं। एक दूसरा और थोड़ा कठिन तरीका यह है कि हम उसके विचारों और कार्यों को अपनाएं तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। कथक में बड़े योगदान के बावजूद मैडम मेनका को आज लगभग भुला सा दिया गया है। ऐसे में पुणे में हर साल न सिर्फ उनकी याद में समारोह होता है, बल्कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नृत्य की नई प्रतिभाओं में नृत्य संयोजन के हुनर को प्रोत्साहित किया जाता है। नादरूप संस्था के तत्वावधान में मैडम मेनका कोरियोग्राफी मूवमेंट नामक यह समारोह इस बार 23 और 24 मई को पुणे के ज्योत्सना भोले सभागार में आयोजित हुआ। गौरतलब है कि 30 मई को मैडम मेनका की पुण्यतिथि भी होती है। 1947 में जब गुर्दे की बीमारी से उनका निधन हुआ तो उनकी उम्र महज 47 वर्ष ही थी। मैडम मेनका पहले लीला रॉय थीं और बंगाल में 15 अक्टूबर 1899 को जन्मी थी। विवाह के बाद लीला सोखे हुई और लेडी सोखे के नाम से भी पुकारी गईं। कथक में नृत्य नैतिकाओं और नृत्य संयोजन के प्रचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कथक के लिए ऐसे प्रयोग तब नए अनुभव थे। मैडम मेनका विश्व के कई देशों में गईं। लखनऊ घराने के विख्यात नर्तक कलका, बिंदादिन महाराज की शिष्याओं ननुआ और बचुआ बहनों के नृत्य से वो कथक में आने को प्रेरित हुई। पंडित लच्छू महाराज, पंडित सीताराम प्रसाद और पंडित रामदत्त मिश्रा से उनकी नृत्य की शिक्षा हुई। अहमदाबाद में कदम्ब नामक संस्था की स्थापना करने वाली विख्यात कथक गुरु कुमुदनी लाखिया मैडम मेनका के दल में शामिल थीं, जबकि एक अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना दमयंती जोशी उनकी मानस पुत्री बनी। मैडम मेनका ने खंडाला में अपना नृत्य केंद्र भी बनाया था। नादरूप ने हर बार की तरह इस बार भी युवा कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। मिथ की कथाओं की मनाही थी और कहावतों पर विषय बनाने थे। अंततः 5 नृत्य प्रस्तुतियों का चयन हुआ। युवा कलाकार कार्यक्रम के बाद विशेषज्ञों से अपनी प्रस्तुति पर चर्चा भी कर रहे थे और प्रश्नों के जवाब भी देने थे।
समारोह का आरंभ मौमिता घोष के कथक नृत्य से हुआ। उन्होंने जीवन में सारे दांव एक ही जगह पर न लगाने और हर मुश्किल में आशा की एक किरण होती है जैसी कहावतों का इस्तेमाल किया था। अभिव्यक्ति शीर्षक से उनकी प्रस्तुति में एक युवा कलाकार की द्वंद्वात्मकता को दर्शाया गया था। पहली संध्या की दूसरी कलाकार दीपिका पोद्दार ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। उन्होंने जिस कहावत को अपने नृत्य संयोजन का विषय बनाया वो था कि जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। समारोह के दूसरे और अंतिम दिन की संध्या में 3 कलाकार थे। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना मनीषा गुलियानी ने जहां व्यर्थ की भागदौड़ की निरर्थकता को रेखांकित करते हुए विलंबित की बात की, वहीं मोहिनी अट्टम की कलाकार हनी उन्नीकृष्णन ने कथनी से करनी के अधिक महत्व को बताती प्रस्तुति थी। समारोह की अंतिम प्रस्तुति युवा कथक नृत्यांगना अवनी गद्रे के निर्देशों में समूह नृत्य का था, जिसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस को आज के समय के अनुरूप व्याख्यायित करते हुए ये कहा गया कि अब भैंस भी सयानी है और उसे पता है कि कहाँ जाना है। अगर लाठी न हो कभी तो फिर किसके संग हम खींचे? समारोह का एक महत्वपूर्ण पक्ष भाग ले रहे कलाकारों का विशेषज्ञ समिति से संवाद था। चैतन्य कुंटे, नितिन हड़प, अरुंधति पटवर्धन, विभावरी देशपांडे, प्रदीप वैद्य जैसे संस्कृति कर्मियों की विशेषज्ञ समिति ने कलाकारों की खूबियों को रेखांकित तो किया ही, लेकिन कई बार अभिनय और कथा तत्व के प्रमुख हो जाने पर सवाल भी उठाए। अतिथि वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक वामन केंद्रे ने दृश्य रंगमंच पर व्याख्यान दिया और कई नाट्य प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। समारोह की संयोजिका वरिष्ठ कथक गुरु शमा भाटे ने कहा कि मैडम मेनका की स्मृति में हर साल नृत्य संयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए यह समारोह आयोजित होता है। संचालन उनकी शिष्या और कथक नृत्यांगना अमीरा पाटनकर ने किया। पुणे ने अपनी 2 शामें मैडम मेनका को श्रद्धांजलि देते हुए विभिन्न नृत्य शैलियों के युवा कलाकारों की प्रतिभा के अवलोकन और उस पर चर्चा में बिताया।